नमस्कार मित्रों, मैं हेमंत शर्मा हूं और आज आप लोगों के बीच में इंदौर की सफाई की कहानी लेकर आया हूं। एक बार मेरे साथ फिर स्वागत कीजिए। मेरे साथ जो बैठे हैं इंदौर कलेक्टर हैं मनीष सिंह, और इंदौर को पिछले 5 सालों में जो ट्रांसफॉर्म करने का जो काम किया है, एक जो शहर टॉप 25 में भी नहीं था, 50 में भी नहीं था, उस शहर को पिछले 5 सालों से लगातार 1 नंबर पर लाने में सबसे बड़ा योगदान जो है, इनिशियली 2 अवार्ड और उसके बाद के लगातार जो रास्ता इन्होंने इंदौर के लिए बनाकर दिया, उसके चलते ये 5 बार अवार्ड जो है इंदौर को मिल चुका है सफाई का, देश के सबसे स्वच्छ शहर का। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां मनीष भाई के लिए होनी चाहिए। मनीष भाई, 3 दिन से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। कई सारे गेस्ट एक दिन पहले भी आए थे, और आते ही जो एक लोगों की जो पहली रिएक्शन होती है कि यार आपका शहर, हमने आपके शहर के बारे में सुना था कि बहुत सुंदर शहर है और बहुत साफ सुथरा शहर है, तो ये आके इसको आज देखा भी हमने, महसूस भी किया। रात को आए थे तो दिखाई भी दिया हमने। एक जो बड़ी उनकी पहली जो होती है कि आखिर ये हुआ कैसे, तो 2015 में जब अब आए थे तो उस समय तो मुझे लगता है कि शायद टॉप 25 में भी नहीं था इंदौर। तो ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ये। देखिए, अगर ये बोलें कैसे हुआ, तो मेरे ख्याल से 2015 की जो स्थिति शहर की थी, हमारे सबसे पहले में जो हमारे बाहर से जो हमारे सम्माननीय अतिथि पधारे हैं यहाँ पर, उनका बहुत आदर के साथ मैं इस इंदौर शहर में स्वागत करता हूँ। और आपको सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोग पधारे, आप लोगों ने शहर का सम्मान बढ़ाया, क्योंकि आपके बारे में, सभी के बारे में हेमंत भाई से मैंने सुना हुआ है जो यहाँ पधारे अतिथिगण, और बड़ा देश में, देश के गौरव के रूप में आप लोगों का नाम लिया जाता है। बहुत सारे जो हमारे अतिथि पधारे हैं। जो हेमंत भाई ने पूछा, अभी 2015 में जो स्थिति शहर की थी, समहाउ जनता परेशान थी। जो कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उसमें जो एजेंसीज़ इन्वॉल्व थी, उसमें कुछ आउटसोर्स एजेंसीज़ थी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो समहाउ फाइनेंशियल उनका क्लोजर नहीं हो पा रहा था, फेल हो गई थी, वो लिफ्टिंग नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली। स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लिटिगेशंस होने लग गए थे, PIL लगी थी, हाई कोर्ट में पेशी होती थी तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन म्यूनिसिपल कमिश्नर की, और जनता बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि सफाई हो यहाँ पर। तो जब जहाँ जनता की चाहत रहती है कि नहीं ये साफ़ होना चाहिए, ये गंदगी बहुत हो गया, साफ़ होना चाहिए, कभी शहर वैसा रहा नहीं था, और 2-3 साल से चला आ रहा था। क्योंकि मैं उस समय यहाँ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में था डेपुटेशन पे, MD एक कॉरपोरेशन है उसमें था, MD में। तो मैं खुद भी मैं देखता था शहर की स्थिति। मुझे भी लगता था कि थोड़ा दिन पर दिन या महीने भर महीने ऐसे पहले इंदौर नहीं रहता था, जिस प्रकार का बहुत जगहों पर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के स्पॉट्स दिखा करते थे। तो जनता की अर्जिंग चाहत थी कि नहीं शहर साफ़ होना चाहिए। उस समय मेरी पोस्टिंग मई में हुई। हमारी जो मेयर हैं माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़, वो उस समय विधायक भी हैं अभी, उस समय मेयर के रूप में शपथ ली थी उन्होंने, वो भी आई। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जब ज्वाइन करने के बाद बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि शहर की जनता की डिमांड है, बहुत सफाई में ध्यान दो जरा, बहुत हालत ख़राब है इंदौर की। तो उस समय तक डिटेल प्रोटोकॉल्स नहीं आए थे स्वच्छ भारत मिशन के, और 2016 में डिटेल प्रोटोकॉल्स आए थे, और 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया था वो इस स्वच्छ भारत मिशन का जो एक भावना थी, वो लॉन्चिंग हो गई थी। बाद में फिर उसके डिटेल प्रोटोकॉल्स वगैरह आए ये, तब CM साहब ने भी ध्यान दिया, उसके रेगुलर रिव्यू बैठकें ली, और ये हुआ कि नहीं शहरों को साफ़ करना है। पूरे प्रदेश के शहरों की स्थिति इंप्रूव हुई है। उन परिस्थिति में हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, और मेरे ख्याल से ये, वैसे तो मैं हर शहर के लिए बोलूँगा कि हर शहर के नागरिक, हर शहर के जनप्रतिनिधि या हर शहर की मीडिया हमेशा चाहेगी कि उनका शहर बहुत साफ़ रहे। कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा, अगर आप देखेंगे, कि वहाँ के नागरिक, जिसमें कि अन्य लोग भी आते हैं, जनप्रतिनिधिगण आते हैं, मीडिया आती है, सभी लोग आते हैं, वो ये ना चाहें कि शहर साफ़ रहे। कहीं ना कहीं जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, जो इंदौर का मैंने देखा कि गलतियाँ कहीं या कमियाँ कहीं प्रशासनिक तंत्र में ज़्यादा रहती हैं, कि जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हम लोगों को बनाने पड़ते हैं जनता को सर्विसेज देने के लिए, वो अगर टाइमली हो जाएं तो उसके बाद फिर जनता भी स्वीकार करती है उसको, जनता मानती है उस बात को।
मनीष भाई, आपने जब 2015 में जब शुरू किया था, जब इसको लिया और मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कहा टास्क दिया था आपको कि ये करना है, आप कितना इस बात को लेके निश्चिंत थे कि ये टॉप 10 में भी ला पाएंगे इसको? आपको कहीं लगा था कि हम टॉप 10 में आ पाएंगे? क्योंकि उस समय तक इंदौर की स्थिति जो थी बहुत बहुत ज्यादा खराब थी देखिए, सफाई के मामले में। रैंकिंग का तो कोई बात नहीं थी, रैंकिंग के बारे में सोचा ही नहीं था हम लोगों ने कि देश में कोई रैंकिंग हम लोग को लानी है। और मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर इंदौर बनने के पहले मैं लगभग 5-5.5 साल में म्यूनिसिपल कमिश्नर भोपाल भी था मैं। वहाँ पर मैंने अंत के शुरू के 2-3 साल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वर्किंग समझने में लगा। लगभग एक ही तरह की वर्किंग रहती है, बड़े कॉर्पोरेशन, वो भी बड़ा कॉर्पोरेशन है। वहाँ पर मैंने अंत के 1-2 साल काम किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, पर मैं इतना नहीं कर पाया था कि समय मिल सके और सबको साथ देने का। उसका अनुभव था, उस अनुभव के आधार पे मैंने यहाँ सोचा था कि यहाँ कुछ इसमें करेंगे, जब कुछ सफाई ताकि एक सिस्टम बने, प्रोसेसेस बने। और ये कहीं नहीं सोचा था कि कोई रैंकिंग होगी, कोई 2016 में कोई सर्वे टूल की डिटेल आएगा जिस पर वर्क करना होगा हम लोगों को, ये कहीं भी नहीं सोचा था। हम लोग को शहर साफ करना था, बहुत प्रेशर फील करते थे हम लोग। जब आउटसोर्स एजेंसी जो लोकल यहाँ इंदौर के हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, A to Z एजेंसी को जो हम लोग टर्मिनेट किया था, तो हम भी और मेयर मैडम भी हम लोग बड़े चिंतित थे कि इतना ह्यूज वॉल्यूम आ रहा है, डेली 800-900 मीट्रिक टन का उस समय था। डेली लिफ्टिंग हम लोग प्राइवेट व्हीकल से किराए पे लेके कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग पर लगे रहे, उसमें लगे रहे। कि ऐसा सोचने वाली बात कहीं भी नहीं थी कि कोई रैंकिंग वाला इशू, बस ये था कि कचरा साफ होना चाहिए। देखिए, हर शहर में लोग वही हैं, अधिकारी वही हैं और पॉलिटिकल सिस्टम वही है। तो इंदौर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंदौर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? जो मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रशासनिक तंत्र में जो जैसे फॉर एग्जांपल डोर टू, बहुत सा बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली ये। अगर अपन डोर टू डोर कलेक्शन की बात करें तो डोर टू डोर कलेक्शन में अगर जनता से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आप कचरा गाड़ी में डालिए जो घर के सामने आ रही है, तो मेरे ख्याल से हर नागरिक प्रेफर करेगा कि घर के सामने जो दरवाजा खोल के घर के सामने गाड़ी में कचरा डालना प्रेफर करेगा, बशर्ते कि वो 50 कदम दूर चल के जाए, किसी डस्टबिन में डाले। पर अगर गाड़ी टाइम पे आना बंद हो जाए, कभी 5 घंटे बाद आए, 2 दिन नहीं आए, तो फिर वो उसकी हालत बिगड़ जाएगी उसकी वजह से। मैं, आप लोग जो बाहर से आए हैं, इंदौर के लोग तो जो मौजूद हैं इंदौर में, उनको तो जानकारी है इस बारे में। जो सबसे बड़ा जो एक गेम चेंजर जो रहा इंदौर में सफाई के मामले में, वो पहली चीज रही कि इंदौर में कोई भी कचरा पेटी नहीं है जिसमें आप जाकर कचरा डालें। आपको सारी कचरा पेटियां जो है पहले राउंड में हटा दी गई थी, शुरुआत में हटा दी गई थी। 16 में हटा दी थी, 2016 में वो कचरा पेटियां हटा दी गई थी। और ये मेक श्योर किया गया नगर निगम द्वारा, तब उस समय आप इंदौर नगर निगम के कमिश्नर थे, तो ये मेक श्योर उन्होंने किया था कि कचरा आपको देने घर के बाहर नहीं जाना पड़े। कचरा गाड़ी आप जो कचरा लेने के लिए जो है, जो कार्यकर्ता जो है, सफाई मित्र जो है, जो सफाई मित्र का नाम दिया है उसको, सफाई मित्र आपके दरवाजे पर आए। अब उसके लिए उनको तैयार करना, वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण वो बात थी कि उस सही समय पर पहुंचे और कचरा लेने के लिए भी सही समय पर पहुंचे, आपको उस बात के लिए राजी करें। मुझे लगता है इसमें एनजीओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी मनीष भाई। एनजीओ की बहुत थी। अगर इसको MSW की थोड़ा डिटेलिंग में जाए, जो इंदौर में विशेष चीज़ हो रही है, जो मैं मानता हूँ कि यहाँ के शहर के नागरिकों के कारण हो रही है, सेग्रीगेशन जो है, गीले सूखे का अलग अलग होना एट सोर्स, सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली ये एक्टिविटी है। और 100% लिफ्टिंग और कचड़े की गाड़ियों का 100% घरों में पहुंचना डेली, या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचना, ये दूसरा महत्वपूर्ण है। ये अगर गाड़ियां डेली पहुंचेंगी, सेग्रीगेशन गीला सूखा अलग अलग होगा और गीला सूखा का कलेक्शन करेंगी वो, तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट अपना कलेक्शन का, सेग्रीगेटेड वेस्ट का एट सोर्स के कलेक्शन के कंपोनेंट पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीले सूखे को अलग अलग ही आपको जो भी प्रोसेसिंग साइट है आपकी, वहाँ तक पहुँचाना। कई बड़े शहरों में, मिलियन प्लस सिटीज़ की बात करूंगा, कई बड़े शहरों में कुछ पार्ट पे सेग्रीगेशन हो रहा है, गाड़ियां कलेक्ट करती हैं, पर एंड ऑफ उसके रूट के एंड में जाके, ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाके या प्रोसेसिंग में जाके मिक्सिंग हो जाती है दोनों की। तो वो बहुत गलत है। जनता तभी सेग्रीगेशन करेगी जब उसको मालूम रहेगा कि गीला सूखा अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो कॉर्पोरेशन इसको ले जाके अलग अलग प्रोसेसिंग भी कर रही है इसकी। तो सेकेंड कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गीले सूखे को अलग अलग ही प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचना, जो बेसिकली ट्रेंचिंग ग्राउंड पे रहता है। पहले के जो पुराने समय के ट्रेंचिंग ग्राउंड्स थे, वही एरिया कन्वर्ट हो गए हैं इंदौर में और बाकी कुछ और भी कॉर्पोरेशंस में प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में। थर्ड ये होता है कि सेम डे उसकी प्रोसेसिंग होना, वो बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कि अगर सेम डे प्रोसेसिंग नहीं होगी, ड्राई वेस्ट की सेग्रीगेशन होकर वो रिसाइकल इंडस्ट्रीज को नहीं चला जाएगा, इनर्ट जो निकला है, इनर्ट वेस्ट उसको आप लैंडफिल साइट में नहीं डाल देंगे। ऐसी वेट वेस्ट के लिए जो भी खाद बनाने का संयंत्र है आपका या बायोमेथिनेशन का प्लांट है, उसमें सारा वेट वेस्ट वर्किंग शुरू हो जानी चाहिए। टाइम लगता है उसको
वेट वेस्ट को कंपोज होने में और उसमें फाइनल डिस्पोजल में, तो वो शुरू हो जाना चाहिए ताकि पाइलअप नहीं हो। इंदौर में यही हुआ कि तीनों एक्शंस में जनता ने बहुत सपोर्ट किया। डेली जो गाड़ियां गई वो गाड़ियां टाइम पे गई। हम लोग ने ये इंश्योर किया, हम लोग की जिम्मेदारी ये थी, दायित्व भी था कि टाइम पे गाड़ियां पहुंचे सभी। उसके लिए अब 600 गाड़ियां हैं तो 600 ड्राइवर्स हैं, 600 उसमें हेल्पर्स हैं। फिर जैसा हेमंत भाई ने बोला कि घर घर पे गीला सूखा का ब्रीफिंग के लिए और हर घर का 100% कवरेज हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर लिंक हम लोगों ने एनजीओ लड़के लड़कियां लगाए थे हर गाड़ी के साथ में। उसको टेंडरिंग की थी हम लोगों ने और लोकल एनजीओ को ही एम्प्लॉय किया था, उनको लगाए थे। तो वो हर घर में जाके हर रहवासी को बहुत अच्छे से समझाते थे बच्चे कि अंकल आंटी ये सब बोल करके, दादाजी बोल के, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कि किस प्रकार से गीले में रखना है, किस प्रकार से सूखे में रखना है, क्या क्या आइटम्स आएंगे। कहीं गलती होती थी वो गाइड करके खुद ही बच्चे उसको निकाल के चेंज कराते थे। तो वो बहुत कचरा गाड़ियों की मॉनिटरिंग होना मिनट टू मिनट की, ये देश भर में सबसे पहले इंदौर में ही शुरू हुआ। पहले मैन्युअली हम लोग करते थे, फिर उसको आईटी बेस कर दिया था हम लोगों ने। सबसे मैन्युअली, लेकिन कि हर मिनट आपके मोहल्ले में किस समय कितने बजकर कितने मिनट पर गाड़ी पहुंची है। देखिए जीपीएस ट्रैकिंग तो बहुत पहले से हो रही थी व्हीकल्स की। एक जीपीएस लाइव ट्रैकिंग व्हीकल्स की हो रही थी, पर उसमें उसको थोड़ा सिस्टमेटिक इंदौर से शुरू हुआ, क्योंकि इंदौर में हम लोगों ने हर 19 जोन में बटाया, पूरा शहर ही है। 19 जोन की हर एक की स्क्रीन अलग अलग लगा करके हम लोगों ने वहाँ सफिशिएंट स्टाफ दिया कंट्रोल रूम पे भी, कि हर गाड़ी की मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली हो सके। और गाड़ी का फिजिकली मौके के हिसाब से, हर वार्ड के हिसाब से, वार्ड जितने रूट में बटा हुआ है, हर रूट किस गाड़ी में, कौन सी गाड़ी किस रूट में मूव करेगी, उसको भी हम लोगों ने प्रॉपर्ली उस मैप पे जियो रेफरेंस किया, तो जाकर के 100% हर गाड़ी की बारीकी से मॉनिटरिंग हो सकी। एक बहुत मैं आपको रोचक बात बताता हूं कि 2015 में जब आपने इंदौर में सफाई का बेड़ा उठाया और काम शुरू किया, उसके पहले तक ये स्थिति थी कि इंदौर नगर निगम की टीमें और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, वो जाते थे दूसरे बड़े शहरों में देखने के लिए कि आखिर वो शहर साफ कैसे रहते हैं। ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि बहुत रोचक एक बात थी कि जो शहर 2015 तक, 2014 तक जिस शहर के प्रशासन, जिस शहर के नगर निगम के लोग, लोकल बॉडीज के लोग और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो स्टडी करने के लिए बाहर जा रहे हैं कि मैसूर कैसे साफ है या चंडीगढ़ कैसे साफ है। अब ये स्थिति है पिछले 4 सालों से कि चंडीगढ़ हो या मैसूर हो या सूरत हो या नवी मुंबई हो या दिल्ली हो, वहां के एक्सपर्ट्स और प्रशासनिक अधिकारी इंदौर आते हैं देखने के लिए कि आखिर इंदौर ने सफाई में ये काम कैसे किया है। नहीं, आपका कहना सही है ये। और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इंदौर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग पे नहीं गए, हम लोग बहुत ज़्यादा पीपीपी मॉडल पे नहीं गए हम लोग, पर सेलेक्टेड एरियाज में गए। जैसे हमारे यहाँ के दरोगा, जो वाल्मीकि समाज के दरोगा थे, उसी को हम लोग ट्रेन किया। उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। स्टाफ का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उनका जो वाल्मीकि सफाई कर्मचारी रहते हैं, इनके स्वास्थ्य के बहुत इश्यूज रहते हैं, तो हम लोग ने हमेशा ध्यान रखा कि इनको प्रॉपर ड्रेस रहे, इनके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो दिए जाते हैं ड्रेस में वो सब मिले इनको, इनका मेडिकल चेकअप हो। हम लोग ने जन भागीदारी से बहुत कर्मचारियों का, उनके घर के परिवारजनों का इलाज कराया उनका, ताकि लोकल हमारे सफाई कर्मचारी ही ट्रेंड हो, मोटिवेट हो। ये वाला हम लोग ने ध्यान रखा। दूसरा एक चीज जो मानी जाती थी कि सफाई कर्मचारियों से काम करवाना जीवन का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, नहीं है, टफ था पहले, पर उनका सम्मान चाहिए उनको जी, उनको सम्मान चाहिए, उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए और थोड़ा प्यार भी चाहिए उनको। तब जाकर के वो लोग जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं और जी जान से काम करते हैं। इस समय अगर आप देखेंगे, जरूरत पड़ने पर ऐसे अधिकारी हैं जो रात में 1 बजे तक काम करेंगे और सुबह आपको फिर 5:30 बजे काम करते दिखेंगे। अच्छा, इनके बारे में एक बात बताऊं आपको कि ये जब नगर निगम कमिश्नर थे, मतलब अभी तो खैर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, लेकिन जब ये नगर निगम कमिश्नर थे तब मिलने का समय ये लोगों को देते थे सुबह 5 से 6 बजे का। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बहुत जल्दी का होता था, 5 बजे आ जाइए, 5:30 बजे सुबह, और खुद 5 बजे ये सड़कों पे होते थे, सुबह जाया करते थे राउंड पे जाते थे सुबह। अगर आप जल्दी निकलेंगे, अगर जैसे इंदौर को हम लोगों ने ओपन डेफिकेशन फ्री सबसे पहले बना लिया था, उसका रीज़न ये था कि सारे अधिकारी हम लोग सुबह निकलते थे और देखते थे कि ओपन डेफिकेशन हो कहाँ रहा है। ओपन डेफिकेशन कहीं होता था तो हम लोग उसमें जनरली उस व्यक्ति को नहीं टोकते थे, उससे बात करके, उसके परिवार से समझ के
कि क्यों ये व्यक्ति बाहर जा रहा है, क्या कमी है इसके घर के टॉयलेट में, वो समझते थे और वो उसके यहाँ बनवाया करते थे हम लोग, क्योंकि निजी घरों में हम लोग टॉयलेट बना सकते थे जो SBM की टूल किट की जो गाइडलाइंस थी, तो वो उसके लिए जल्दी सुबह निकलना पड़ता था हम लोग को। खुले में शौच वाला सबसे महत्वपूर्ण काम था, सबसे पहले इंदौर ने किया कि पूरे जिले को जो है वो खुले में शौच से मुक्त किया था। अभी मनीष जी उसी के बारे में बात है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि जो शहरों में, पूरे शहर में सड़कों पर पशु जो है नजर आते थे, वो मुझे लगता है कि उसके बाद शायद अभी भी बहुत कम शहर है जहां ये स्थिति वो है। तो ये हटाना भी एक अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी थी कि शहरों से, सड़कों से पशुओं को हटाना। ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया? पशुओं का बहुत बड़ी समस्या थी, आवारा पशुओं की यहाँ पर, और उसमें चूंकि 2-2.5 हजार लोकेशंस थी ऐसी जहाँ पर कि या डस्टबिन रखी रहती थी या ओपन डंपिंग ग्राउंड्स थे, तो वहाँ पर आप देखें तो उसको गाय भी या अन्य गौवंश या भिन्न वंश के पशु या सुअर या श्वान सब वहाँ पर फैलाते थे सब इस चीज़ों को। तो जब डस्टबिन जैसा बतलाया हेमंत भाई ने कि डस्टबिन हम लोगों ने हटाई थी 2016 में, एक एक करके हटाना शुरू की थी। शुरू में बड़ा इम्पॉसिबल टाइप का काम लग रहा था कि डस्टबिन हटाएंगे, पर मेरा ये मानना था कि, या मेयर का भी मानना था हमारा, और हमारे कुछ अच्छे जो अधिकारी थे जो अनुभवी थे उनका भी मानना था कि सब जब अपन डोर टू डोर कलेक्शन हर घर में कर रहे हैं तो डस्टबिन में कचरा आना ही क्यों चाहिए। किसी भी शहर में अगर डस्टबिन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शहर में 100% डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है और 100% सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। तो डस्टबिन रखना या रहना शहर में सीधे निगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है वहाँ की डोर टू डोर कलेक्शन एफिशिएंसी को और सेग्रीगेशन को। इंदौर की सफाई का जो सिस्टम जो सक्सेसफुल हुआ उसमें बड़ा गेम चेंजर जो है, आप इसी को मानते हैं? हाँ, बड़ा गेम चेंजर एक ये रहा है बहुत बड़ा कि शहरों में जो है वो शहर में डस्टबिन नहीं हो, कचरा पेटी जो नहीं है, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर डस्टबिन हटना हमारे यहाँ हम मान सकते हैं बात के अनुभव से, क्योंकि जब हटा रहे थे तो ये सब नहीं सोचा था हम लोगों ने। उस समय तो कॉमन सेंस से हटाया था हम लोगों ने कि अगर किसी मोहल्ले में कोई डस्टबिन है और हर घर में गाड़ी जा रही है वहाँ पर वो कचरा दे रहा है तो डस्टबिन की आवश्यकता क्या है आपको। हम लोग लीटर बिन बना रहे थे कि जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है उनके हाथ में जो लीटर है उसके लिए लीटर बिन्स लगा रहे थे, इसलिए डस्टबिन की आवश्यकता नहीं थी। उस सोच से हम लोगों ने कॉमन सेंस से हटाया था ये डस्टबिन को। पर हाँ, ये जरूर सही कह रहे हैं कि बाद में हम लोगों को फील हुआ कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जो समझ में आते गई करते गए, कोई ऐसा बहुत वेल प्लान नहीं था हम लोगों का, पर जो कॉमन सेंस से लगता था कि हाँ ये होना चाहिए कि अगर किसी मोहल्ले में कचरा बाहर फेंक रहा है तो वहाँ पर दरोगा को डांटने के बजाय पहले हम लोग मोहल्ले में जाते थे, लोगों से बात करते थे और जनता खुद ही फीडबैक देती थी कि साहब ये गाड़ी आपकी इतने दिन नहीं आई है, इस दिन लेट आ रही है, फलाने घर से लोग सुबह 9 बजे चले जाते हैं नौकरी करने, वो गाड़ी लेट आती है तो उसका कचरा भारी फेंकते होंगे वो लोग। इस तरह के फीडबैक जो मिलते थे उसको कस्टमाइज करते थे हम लोग अपने वर्किंग से। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की डिमांड को, पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने अपनी ऑफिशियल मशीनरी के एफिशिएंसी से इंटीग्रेट किया, कस्टमाइज किया, उसका फायदा बहुत मिला हम लोगों को। गाड़ियों का तो बड़ा वो रहता है कि सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी सिस्टम है, नगर निगम की गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां आधी गाड़ियां काम नहीं कर रही होंगी, आधी गाड़ियां खराब होंगी, अपने उनके रिपेयरिंग की परेशानी। तो इस पूरी इस हालात में गाड़ी मिनट टू मिनट जो है वो आपके दरवाजे में, आपके मोहल्ले में आए, ये कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती किसी भी नगर निगम कमिश्नर के सामने हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है हेमंत भाई आपने। किसी भी कॉरपोरेशन में जो मशीनरी रहती है, जितनी भी गाड़ियां रहती हैं, मशीन से बहुत सारी चीजें रहती है, जेसीबी रहती हैं, पोकलेंस रहती हैं, हाईवा मशीन्स रहती हैं, बहुत सारी मशीनें रहती हैं, इसमें गाड़ियां रहती हैं, डोर टू डोर कलेक्शन की सैकड़ों हजारों गाड़ियां रहती हैं। अगर गाड़ियां की एफिशिएंसी गड़बड़ा गई, गाड़ी खराब हो रही है, ठीक से मेंटेनेंस नहीं हो रहा, सब जगह रफ यूज होता है इनका, नगर निगम की या कॉर्पोरेशन की गाड़ियों को हमेशा रिफ्यूज होता है कि ड्राइवर्स आते हैं, फिर कोई नौसिखिया ड्राइवर चला रहा है, कहीं कोई ट्रेन ड्राइवर चला रहा है, तो वर्कशॉप पे स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने 2015 में जब आउटसोर्स एजेंसी को हटाना शुरू किया था, उसके बाद यही चैलेंज था कि इनकी जो पुरानी गाड़ियां हैं इनको ठीक कराएंगे वर्कशॉप में और कुछ किराए की गाड़ियां लेंगे। तो इनकी जो पुरानी गाड़ियां थी या नगर निगम की जो पास पुरानी गाड़ियां कंडम हालत में पड़ी थी, खराब हालत में, इनको ठीक करने के लिए हम लोगों ने इमीडिएटली वर्कशॉप को स्ट्रेंथन किया था। लगभग 2 से 3 महीने लगा था। मैकेनिक, हेल्पर्स, वहाँ की जो स्पेयर पार्ट्स की जो इन्वेंट्री थी, वो बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें रिपेयरिंग की, हमने 2 महीने में सब करके ईदो स्तर में करके इन प्लेस कर दिया था। एरिया बढ़ा लिया था। फॉर्चुनेटली एक ऐसा एमपीएसआरटीसी का एक डिपो मिल गया था जहां बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था, उसी को ठीक ठाक करके उसको ठीक कर दिया था। तो स्ट्रॉन्ग इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो वर्कशॉप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ हर चीज ऑटोमेशन है अंदर, और अगर कोई गाड़ी आती है तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि वो इतने घंटे में बाहर निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकल रही है
तो उसकी जवाब देना पड़ता है म्यूनिसिपल कमिश्नर को उनको। तो हर चीज़ वहाँ ऑटोमेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कशॉप स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रेंथन रहे। इसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियों का चूँकि बहुत सेंसिटिव काम रहता है कि गाड़ी को किसी अगर 8 बजे पहुँचना है तो 8 बजे पहुँचना ही घर पे, या 8:15 तक पहुँचना है या 8:20 तक पहुँच जाए। अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उस समय 2018 तक तो 20 गाड़ियाँ हम लोग स्पेयर में रखते थे वर्कशॉप में, और ड्राइवर्स रहते थे उसमें खड़े रहते थे। अगर कहीं भी खराब हो, जो सेट थे सबके पास में, दरोगाओं के पास में, इमीडिएटली मैसेज जाता था। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में के अंदर गाड़ी आ जाती थी दूसरी वाली, और वो ड्राइवर हेल्पर चेंज हो जाते थे, जो रूट वाला ड्राइवर हेल्पर अपनी गाड़ी लेके नई वाली और मूव कर जाता। तो गाड़ी खराब होने पे इमीडिएट रिप्लेसमेंट हो व्हीकल का, और जो खराब व्हीकल है वो भी विदिन 24 आवर्स ठीक होकर आ जाए वापस। ये दो चीज़ों में हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया था। इससे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हुआ था। जो मैंने बोला कि जो गैप्स हम लोग के पार्ट में रहते हैं सरकारी तंत्र के पार्ट पे, कि हम लोगों को जो सर्विसेज देनी है जनता को, ये भी एक उसी का उदाहरण है कि सर्विसेज हमेशा टाइम पे जनता को जाएंगी और जनता एक्सेप्ट करेगी उस चीज़ को। एक जो बड़ी सी ट्रेंचिंग ग्राउंड, पूरे देश में मुझे लगता है कि हर शहर जो है ट्रेंचिंग ग्राउंड की समस्या से अभी तक परेशान है। बाहर से खासकर आए हुए हर्षवर्धन जी, बहुत एक रोचक बात मैं आपको बताना चाहता। अभी मैंने 2 दिन पहले जब ये तय हुआ था कार्यक्रम, तब शेयर भी की थी मैंने मनीष जी के साथ ये बात। इंदौर का जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, कल हम शायद आप लोगों को लेके भी जाएंगे। उन्होंने आपके लिए कल एक विजिट, आप सब लोगों के लिए जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए एक विजिट वहां रखी है। इंदौर शहर का ट्रेंचिंग ग्राउंड इस समय एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हो चुका है। वहां लगभग 2 लाख बड़े पौधे लग चुके हैं, आई थिंक 2 साल में 3 साल में। हाँ, संख्या तो नहीं मालूम पर अच्छी ग्रीनरी हो गई। और वहां ये जब 2016 में जब ये काम शुरू हुआ, उसके पहले तक ये थी कि वहां जो विधायक थे, जो दूसरे जनप्रतिनिधि थे, उसको इस बात के लिए वहां ये आंदोलन हो रहा था कि सिर्फ ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहां से हटाया जाए, क्योंकि 2 लाख लोगों की जो है वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल सही है। तो 1 साल में, 1.5 साल में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ट्रेंचिंग ग्राउंड का, तो उसमें इंदौर और बाकी पूरा देश, हम कहां खड़े हैं और बाकी पूरा देश कहां खड़ा है मनीष जी? मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सर्वे टूल किट है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने प्रोसेसिंग में बहुत ध्यान दिया। जितने मार्क्स जो ये सर्वे ये होते हैं, पूरे सर्वे होते हैं, फिर उसके बाद रैंकिंग होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन रिलेटेड इश्यूज़ के, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स किसी के हैं तो प्रोसेसिंग के हैं। तो प्रोसेसिंग वाला पार्ट बेसिकली ट्रेंचिंग ग्राउंड से रिलेटेड रहता है। उसमें 2016 में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो जो गीला सूखा अलग अलग होना शुरू हुआ इंदौर में, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे हर साल इम्प्रूव हुई है, पर 16 से ही क्वालिटी अच्छी हो गई थी उसकी। तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर जो कंपोस्ट प्लांट था वेट वेस्ट के लिए, उसको ठीक कराया, उसमें खाद बननी शुरू हो गई। ड्राई वेस्ट को कबाड़ी मैनुअली जाकर कबाड़ी की ड्यूटी लगाई, उसमें जो रैक पिकर्स रहते हैं सबकी हम लोगों ने एम्प्लॉय किया अपने यहाँ, उनको पूरा लगाया कि सेग्रीगेशन करके उसको बोरों में भर दें, या वहाँ और भी कुछ ड्रम्स रखे थे उसमें भर दें, ताकि रिसाइकिल इंडस्ट्री उसको सेल ऑफ हो जाए वो। तो प्रयास ही किया पहले हम लोगों ने कि जो पुराना कचरा था वो उसमें एडिशन नहीं हो कुछ भी, क्योंकि पुराने कचड़े को अगर बायोरिमोडाइज करके पुराने लिगेसी वेस्ट को जीरो करना है तो ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो नया कचरा डेली जनरेट हो रहा है, वॉल्यूम और क्वांटिटी बहुत है इस फील्ड में। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हैंडलिंग करने में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है उसकी क्वांटिटी, वॉल्यूम और उसकी क्वांटिटी। तो हम लोगों ने ये भी इंश्योर किया कि नया कोई भी कचरा वो लिगेसी वेस्ट में ऐड नहीं हो। तो जब ये हो गया कि हाँ, जो भी डेली सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है इंदौर में वो गीले सूखे के रूप में डेली डिस्पोज ऑफ हो रहा है, और जो भी इनर्ट वेस्ट निकल रहा है उसको हम लोग वहाँ पर एक लैंडफिल साइट है, इंजीनियर लैंडफिल साइट, उसमें डाल रहे हैं। फिर हम लोगों ने पुराने लिगेसी वेस्ट का बायोरिमोडेशन की प्रक्रिया शुरू की। बायोरिमोडेशन की प्रक्रिया एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, उसमें थोड़ी महंगी भी है, वो उसमें कॉस्ट भी काफ़ी है हम लोगों को। ट्रॉबल यूनिट्स लगती हैं बड़ी बड़ी उसमें, और ट्रॉबल यूनिट्स में पुराने कचड़े को पूरा खोद के उठा के जेसीबी डंपर से उसमें डाला जाता है। उसमें वो 2-3 पार्ट में अलग अलग होता है। ब्लैक रंग की बायोसॉइल निकलती है जो बिल्कुल खाद स्वरूप रहती है, उसको खाद की तरह उपयोग कर सकते हैं। एक प्लास्टिक वेस्ट और अन्य प्रकार के वेस्ट उसमें से बहुत निकलते हैं, और तीसरा इनर्ट वेस्ट निकलता है। 3 प्रकार का उसका स्ट्रीम रहती है, उसमें निकलता है। इस प्रक्रिया से हम लोगों ने पुराने समय का जितना वेस्ट था उसको 3-4 साल में आने वाले उसमें हम लोगों ने क्लियर किया। अभी आप लोग जाएंगे, मुझे खुशी है कि हेमंत भाई ने ब्रेकफास्ट सबका, हेमंत भाई ने जब बोला तो मुझे लगा अच्छा लगा ये कि आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए वहाँ पर, और मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा आप लोगों को जाके वहाँ पर। सिटी फॉरेस्ट डेवलप हो गया है, उसी बॉय सॉइल को हम लोगों ने लेवल करके वही फैला दिया था, वो सिटी फॉरेस्ट डेवलप हो गया है पूरे में।
12 तरह के सेग्रीगेशन जो हैं वहां किए गए, जो हजारों क्विंटल का जो कचरे का ढेर, पहाड़, ढेर भी नहीं पहाड़ कह सकते, वो पहाड़ जैसी स्थिति थी, वो पहाड़ बने, उसको साफ करना, उसमें 12 तरह के अलग अलग जो हैं वो सेग्रीगेशन उसका होना, उसमें वो इस तरह का कचरा जो कि बिल्कुल यूज नहीं हो सकता है उसको अलग करना, जो रीयूज हो सकता है उसको अलग उसमें से करके, और जो बायो में जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ आप, उसकी स्थिति, उसको खाद में कन्वर्ट करना, और जो कुछ जिसका कुछ भी नहीं हो सकता है उसका भी क्या किया जाए और उसको किस तरीके से जमीन पे जो है वो बेस बनाकर उसके ऊपर जो है डेवलपमेंट किया जाए, मिट्टी और बाकी चीजें डाल के। ये एक बड़ी पूरी प्रोसेस थी, और दुबई से उस समय आया था शायद ये जो यूनिट थी, जो ये सेग्रीगेशन वाली और कन्वर्शन वाली। नहीं, वो कुवैत से आई थी, जो हम लोग नाइट स्वीपिंग के लिए आउटसोर्स किया था। हम लोगों ने जो आउटसोर्स वाला बोल रहा था कि एनजीओज भी हम लोगों ने इन हाउस शहर के लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग करी, उन्हीं को एम्प्लॉय किया। आज सब जो पुराने हमारे जो 15-16 में जो लगे थे हम लोगों के साथ में जो एनजीओज, वो उनकी कैपेसिटी ऐसी हो गई है कि वो देश में दूसरी जगह उनको बुलाया जा रहा है काम करने के लिए। ऐसे ही जो सफाई कर्मचारी भी इन हाउस थे हमारे, केवल हम लोगों ने आउटसोर्स किया था। जो आप बता रहे हैं कुवैत की इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट जो नाइट स्वीपिंग करती है, उनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यूएसए की मशीन्स हैं उनकी, और वैक्यूम सेक्शन बहुत पावरफुल है उनका। तो केवल एक वो एजेंसी थी जो रात में मशीनें चलाती है, लगभग डेली 450-500 किलोमीटर जो एजेस रहती हैं रोड की और फुटपाथ की पूरा साफ करती हैं। थोड़ा इसकी वजह से डस्ट कंट्रोल रहता है सिटी में, तो डस्ट कंट्रोल में उस कंपनी ने बहुत अच्छी रात को सफाई वाला भी मुझे लगता है शुरुआत 16 से हुई थी, 2016 से, क्योंकि डस्ट का भी कंपोनेंट था, और डस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर मूव करें। मेरे ख्याल से जो हमारे इंदौर के भाई बैठे हैं यहाँ पर, पहले जब भी मूव करते थे डस्ट इतनी थी सिटी में कि अगर एबी रोड से निकल जाए तो शर्ट 2-3 बार निकल जाए तो शर्ट में असर दिखता था कॉलर में उसका। वो चीज़ अब खत्म हो गई है। उसी वजह से इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें। और वहाँ पर जो मशीन्स लगी हैं जो कल देखेंगे आप लोग, वो अहमदाबाद की, इंडिया की हैं सब मशीनें। इसके बाद जो एक चीज शुरू हुई कि क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं एक नई जिम्मेदारी दी जाती थी सर्वेक्षण अभियान के तहत, हर बार एक आपको कोई नई चीज करनी है, उसके नंबर ऐड होते हैं, उस पे उस साल उस विषय पे काम किया जाता है, उस इशू पर काम किया जाता है। सीएनजी में कन्वर्ट करना, ये भी एक बड़ा इस समय शायद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस समय सीएनजी कचरे से हम लोग बनाने का प्लांट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं देश में। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट इंदौर में स्टैब्लिश हो रहा है। उसका मेन रीजन जो है कचरे से, ये कचरे से हो रहा है। जो ILFS की एक जर्मन टेक्नोलॉजी, उनकी एक SPV बनी हुई है, उन्होंने सर्वे किया देश के सभी सिटीज का, क्वालिटी ऑफ वेट वेस्ट जो इंदौर मिला उनको वो बेस्ट था। वो उसके कारण उन्होंने एस्टेब्लिश यहाँ पर 150 करोड़ से 550 मीट्रिक टन का ये लोग प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 18,000 kg की उसमें डेली CNG जनरेशन होगा, और एशिया का सबसे बड़ा वो CNG प्लांट है वो। तो नगर निगम को भी इससे अच्छा रेवेन्यू मुझे लगता है कि मिलेगा। इसमें नगर निगम को वो ईयरली 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ करीब दे रहे हैं वो, और जो CNG प्रोवाइड करेंगे वो नॉर्मल मार्केट रेट से 5 रुपए कम रेट पे करेंगे वो। मनीष सिंह जी का एक हमेशा रहता है कि अगर कोई काम अगर ठीक हो रहा है और अगर उसका ज्यादा, जैसे ये एक मॉडल आ गया, CNG का मॉडल आ गया, दूसरे कई सारे मॉडल आ गए, अब इन्होंने जो ड्राई वेस्ट एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। अब इन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर बाहर से, पहले तो जाते थे हम लोग पैसे देके खर्च करके बाहर दूसरे शहरों में देखने के लिए कि वहां क्या स्थिति, कचरा कैसे ठीक कर रहे हैं। अब इन्होंने जो है इंदौर में, अगर किसी नगर निगम की टीम, किसी प्रशासन की टीम, किसी सरकार की टीम अगर इंदौर देखने आना चाहती है तो उसमें भी एक इन्होंने एक छोटा लेकिन शुल्क एक फिक्स कर दिया है। पहले हुआ था, अच्छा। मैं नहीं था उस समय, पहले हुआ था, पर हम लोगों ने उसको मतलब उल्टा किया, हमने हटा दिया है उसको। अच्छा। उस समय यहाँ पोस्टेड नहीं था मैं। मेरा ही कहना है कि क्यों लगाए शुरू, ये चीज ऐसी है कि जितने लोग आए उतना ज्यादा हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहिए पूरे देश की सफाई के लिए। तो बीच में मेरे जाने के बाद बीच में कुछ समय के लिए गवर्नमेंट ने जरूर लगाया था उसको, पर वो मैं उससे सहमत नहीं था, मैंने उसको हटाया उसको। जो लोग भी आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनके जो बाहर के कॉर्पोरेशंस के आते हैं उनको रोकने की व्यवस्था होनी है या उनको मूवमेंट करना है, देखने जाना है, तो पूरा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं वो। मनीष जी, बहुत सारे गेस्ट बाहर से आए हुए लेखक, हर्षवर्धन जी हैं, लेखक हैं, बाकी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे, अनिल सौमित्र जी हैं, बाकी लोग हैं, यशवंत देशमुख जी हैं, सी वोटर के हमारे साथी, पुराने साथी, और सेफोलॉजी से जाने वाले चुनाव सर्वेक्षण
चुनाव सर्वेक्षक है देश के सबसे जाने माने, और भी कई सारे लोग वहाँ मौजूद हैं इस उसमें। आप में सब जो लोग सवाल करना चाहें सीधे मनीष जी से, आलोक जी माइक अवेलेबल करवाएं। एक मैं और पॉइंट बताना चाहूँगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसिंग जो प्लांट चल रहा है हम लोगों का, हमेशा प्रोसेसिंग में कॉस्ट आती है कि अगर आप ड्राई वेस्ट की प्रोसेसिंग करेंगे तो कॉस्ट आएगी, आप वेट वेस्ट की प्रोसेसिंग करेंगे तो कॉस्ट आएगी। अभी जो हम लोगों का प्लांट लगा हुआ है, इनफैक्ट जो छोटे प्लांट्स लगे हैं बायोमेथिनेशन के भी, और जो बड़ा प्लांट ये 150 करोड़ का लग रहा है अभी, ये अभी चालू हो जाएगा 1 आध महीने से। इसके बाद हम लोग चाहे वेट वेस्ट की प्रोसेसिंग हो, 2.5 करोड़ रुपये 2.25 करोड़ रुपये साल का कॉर्पोरेशन को मिल रहा है। ड्राई वेस्ट की जो प्रोसेसिंग हो रही है वो भी कल आप लोग देखेंगे पूरा मैकेनाइज्ड है। वो पहले जो मैनुअल हम लोग सेग्रीगेशन करते थे रैक पिकर्स के माध्यम से, अब वो मैकेनिकल बेसिस पे हो रहा है पूरा। तो उसमें भी वो 1.25 करोड़ रुपये साल का नगर निगम को दे रहा है। अभी CND वेस्ट में भी म्युनिसिपल कमिश्नर इंदौर जो मैडम प्रतिभा पाल है, अभी उन्होंने कोई टेंडरिंग की है, उसमें भी कॉस्ट नगर निगम को वापस मिलेगी। तो CND वेस्ट, वेट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, तीनों की प्रोसेसिंग में कॉस्ट तो नहीं लग रही है नगर निगम, उल्टी इनकम हो रही है। ये मेरे ख्याल से इंडिया का पहला ही मॉडल होगा ये। एक और मैं चीज जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जब आप नगर निगम कमिश्नर थे, उसके बाद आशीष सिंह इंदौर के नगर निगम कमिश्नर थे, अभी इस समय उज्जैन में कलेक्टर हैं आशीष सिंह। उनके समय भी लेके आए हम लोग, इंदौर जो है वो नंबर 1 का अवार्ड लेके आया। और अभी जो इस समय इंदौर में मिसेस प्रतिभा पाल जो नगर निगम कमिश्नर हैं, उनका एक मैं छोटा सा किस्सा मनीष भाई ने मुझे बताया था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि स्वच्छता का सर्वेक्षण शुरू हो रहा था और उसी दौरान उन्होंने जो है एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, और शायद 10 दिन बाद बेटे को जन्म दिया, और उसके 10 दिन बाद ही वो जो है फिर फील्ड में थी, सड़कों पे थी, सफाई व्यवस्था को देख रही थी, क्योंकि जो सफाई का सर्वेक्षण है वो बहुत कम समय बचा था उसको। तो ये जो आप जो तय कर गए हैं ना चीजें, जो शुरुआत से कि भाई इतने घंटे काम करना है, अब ये आगे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं सबके लिए बड़ी एक मतलब आपने, फिर उन्होंने, और अब इन्होंने, तो ये सब एक तरह की बड़ी चुनौतियां हैं आने वाले अधिकारियों के साथ। शासन को धन्यवाद दूंगा कि आशीष सिंह जी बहुत अच्छे अधिकारी थे, उनके समय भी नंबर 1 आया, और उसके प्रतिभा पाल को भेजा शासन ने, तो अच्छे ऑफिसर्स को शासन पोस्ट कर रहा है। इंदौर म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में शासन भी जब पोस्टिंग कर रहा है तो बड़ा सोच विचारे कर रहा है, तो शासन को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, दूसरे राज्यों से आपके पास कभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया कि हमारे यहाँ आगे हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी जरा ठीक कर दीजिए, या हमको कभी जो है वो नंबर 1 लाने में बता दीजिए कि कैसे आए हम नंबर 1, इस तरह की? कनेक्टेड सभी लोग रहते हैं, वो जनरली टीम उनकी आती है यहाँ पर, उनकी टीम आती है यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि वो वहाँ जाके बतलाने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ के कैसे हो रही चीज़ें वो बतलाने का ज़्यादा औचित्य है उसको। तो यहाँ बहुत टीमें आई हैं, काफ़ी टीमें आई हैं, लगभग 50-60 फॉरेन कंट्रीज़ के लोग आ चुके हैं जी। इंडिया के तो ऑलमोस्ट सभी आ चुके होंगे, मिलियन प्लस तो सभी आ चुकी है कॉर्पोरेशन, और फॉरेन के भी 50-60 देशों से आ चुकी हैं टीम से यहाँ पर। सवाल की शुरुआत करें। नमस्ते सर, मैं हर्ष वर्मा। सर मेरा, हम सफाई का तो हो गया, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो ये आने वाली बीमारी ओमिक्रॉन, तो उसके लिए हमारी सरकार कितनी तैयार है सर? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस बीमारी से क्या बीमारी को भी हराने में नंबर 1 रहेगा इंदौर? बेटे जवाब तो दे दूंगा उसका, बहुत तैयारियां हैं, पर विषय से भटक जाएंगे अपन। यस सर, पर सर थोड़ा सा जो भी आप कहना चाहें सर। बेटे विषय पे रहे, ठीक रहेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आगे ले आइए माइक, आलोक जी, हर्षवर्धन जी को दीजिए। हेलो, मैं आवाज़ बढ़ाएंगे? अच्छा, हेलो जी सर, मैं जावरा से कवि दिनेश भारती। हम लोग जब पूरे विश्व देश में कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा अयोध्या, वाराणसी, सभी जगह पर्यटन स्थल के नाम पे जाना जाता है। हमारे उज्जैन भी आते हैं, ओंकारेश्वर भी आते हैं, तो क्यों ना इंदौर में कोई ऐसा पर्यटन स्थल आप तैयार करें कि पूरे विश्व से इंदौर इसलिए आए। ये एक मेरा आपसे इसलिए आग्रह है कि मैंने कल छतरी के वहाँ जब देखा, 30-35 साल से मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ मुझे लगा कुछ घाट संभावना है, और भी कई जगह, तो कुछ ऐसा हो जाए इंदौर कि पर्यटन के लिए भी लोग इंदौर आए, हजारों लोग आए। इंदौर माता अहिल्या की नगरी है, और माता अहिल्या के स्मारक के लिए हम लोगों ने कुछ इनिशियल प्लानिंग शुरू कर दी है, और माता ने चाहा तो बहुत जल्दी वो स्मारक बनेगा, और वो अपने आप में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा।
ये शहर जो भी है वो माता अहिल्या के आशीर्वाद से है वो। हर जी हाँ आवाज अच्छा बिल्कुल आ रही है आवाज। तो आप देश के बहुत जाने माने लेखक और किताबें तो इतनी, और जिस तरीके से हर्षवर्धन जी का नाम है पूरे देश भर में, खासकर साहित्य जगत में, हमारे बड़े गौरव की बात है कि वो लिटचौक में आज मौजूद है हम लोगों के साथ। धन्यवाद अमन जी। सबसे पहले तो मनीष जी सचमुच जो है ये इंदौर के लोगों को, और अभी आपने कहा कि एक पर्यटन स्थल बना दो, मुझे लगता है कि आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। माता अहिल्या की नगरी है और स्वच्छता के लिए जिस तरह से लोग यहाँ लोग आते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा पर्यटकों को खींचने का कोई जरिया नहीं हो सकता। ये बड़ा सुंदर है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं प्रयाग से हूँ और मैं रहता नोएडा में हूँ, तो दोनों ही जगह स्वच्छता को लेकर बड़ी सेंसिटिविटी है, बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन उसके बावजूद जब मैं इंदौर में हूँ अभी 2 दिनों से, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में देश में हर किसी को जानना चाहिए कि प्रशासन ने, जनता ने, मीडिया ने, लोगों ने मिलकर कैसे ठीक किया। लेकिन एक चीज बताइए हमें, कैसे आखिर जो जड़ता होती है ब्यूरोक्रेसी की वो कैसे टूटी? क्योंकि देश के लोग वो सुने और जाने, क्योंकि एक बार ब्यूरोक्रेसी की जड़ता टूटती है ना, तो फिर जनता भी थोड़ा सा सतर्क हो जाती है। कहते हैं ना कि वहां साफ था तो नहीं थूका, गंदा था तो थूकते चले गए। तो ये जो दोनों के बीच की कड़ी है कैसे ठीक हो, जिससे दूसरे देश के जो शहर हैं वो भी सीखें। धन्यवाद। मैं ये बात सही है कि इनिशियली रेजिस्टेंस था, जो सिस्टम है हम लोगों का, नगर निगम का सिस्टम में रेजिस्टेंस थोड़ा था। उसमें उतार चढ़ाव हुए, उसमें टीम बनाई, जो थोड़ा नेगेटिव टाइप के लोग थे, अगर उन्होंने कुछ भी, ठीक है कोई लापरवाही कर सकता है, जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में करता है। अगर ऐसा लगा किसी ने जानबूझ के कोई लापरवाही की है तो उसको फिर हम लोगों ने बिल्कुल ही ख़त्म किया। उसको सरकारी तंत्र का भी आदमी रहा होगा, सस्पेंड हुआ, डी हुई, कई को नौकरी से निकाल दिया, वो सख्तियाँ हम लोग ने की हैं वो। पर मेरा मानना ये है किसी भी सिस्टम में, हम लोग कई सारे डिपार्टमेंट्स रह चुके हैं, 95% स्टाफ बहुत अच्छा रहता है, बल्कि 98% मान लीजिए आप। वो 1-2% ही थोड़ा बदमाश रहते हैं। वो 1-2% को अलग तरह से डील करते हैं हम लोग, उनको अलग तरह से सख्ती से डील कर दे तो वो 98% मोटिवेट हो जाता है, 4 गुना ज़्यादा काम करता है। तो वही नगर निगम इंदौर में भी हुआ। दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसा आप लोगों ने जड़ता को लेकर, प्रशासकीय जड़ता को लेकर के, पर समय वो टैकल हो गई वो। सर बहुत ही शानदार टॉक शो रहा ये। मैं रूपल उपाध्याय बड़ौदा गुजरात से लगातार आपको सुन रही हूँ, क्योंकि बड़ौदा में मैं जिस जगह रहती हूँ ये सफाई की बड़ी परेशानी है और ये केमिकल की बदबू हमारे घरों तक आती है। तो मुझे बहुत खूबसूरत आइडिया मिला कि हम उसको एक फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं और हम इसके लिए लिख सकते हैं आर्टिकल वगैरह। अभी मेरे मित्र ने जैसा कहा कि इंदौर में भी कोई मंदिर या ऐसा कुछ बनाया जाए और पर्यटन को आकर्षित करा जाए, तो मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि कण कण में भगवान, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक संदेश संपूर्ण विश्व को दें कि आधुनिक भारत की पहचान मंदिर मस्जिद ना हो, सफाई हो, एजुकेशन हो, कुछ ऐसा हो कि हमारा आधुनिक भारत, ये जो आडंबर है ना, हमारी जो जड़ें हैं कि मंदिर मस्जिद में घुसो वहाँ सफाई रखो या लोग उसके लिए आए, नहीं, हमारे आधुनिक भारत की पहचान होनी चाहिए एजुकेशन, सफाई, कुछ ऐसी बातें जो मतलब संपूर्ण विश्व में बदलाव लाएं। तो आप मनीष जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के द्वारा संपूर्ण विश्व को? धन्यवाद। रूपल उपाध्याय। मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा सुझाव है आपका ये। मनीष जी, नेक्स्ट मेरा नाम यशवंत देशमुख है। सी वोटर्स। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, और सच्चाई ये है कि मैं आपको जितनी बधाई दूंगा उससे ज़्यादा इस शहर के बाशिंदों को बधाई दूंगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि ब्यूरोक्रेसी भी कई बार अच्छे काम कर लेती है और अच्छी नीयत से बहुत सारी चीज़ें शुरू की जाती हैं, लेकिन अगर लोग उस चीज़ को ओन अप नहीं करते तो वो सारी स्कीम्स जो हैं धरी की धरी रह जाती हैं। मुझे मिड-90s का याद है, दिल्ली में जब दिल्ली मेट्रो लॉन्च हुई थी, लॉन्च के पहले दिन अगर आप लोग आर्काइव में जाकर के खबरों की कतरनें उठाएं, दिल्ली मेट्रो के अंदर बोगी के डब्बे के अंदर लोगों ने शौच तक करके रखी हुई थी पहले दिन। और मुझे श्रीधरन जी का वो भी स्टेटमेंट याद है कि हम
कोई भी कोर्सिव एक्शन या पनिशमेंट वाला वो नहीं लेंगे। वो एक तरीके से गांधीगिरी वाले मूड में थे कि आप थूकेंगे और हम साफ करते जाएंगे। और विद इन अ वीक मैंने दिल्ली में ये चेंज देखा था कि लोगों ने मेट्रो की सफाई को ओन अप कर लिया था। आज भी अगर आप जाएं तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर आपको 1000 गंदगी दिखेगी, लेकिन परिसर के अंदर आपको एकदम, और लोग गंदगी करते हुए भी नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा समस्या यही है कि दिल्ली वाले ये नहीं भूल जाते हैं कि ये परिसर के बाहर भी हमारा ही शहर है। तो मैं उनको दोष नहीं देता, मैं रहने वाला बनारस का हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि लोगों का दिमाग कई बार उल्टा ही चलता है। और कम से कम प्रधानमंत्री जी के धुर विरोधी भी इस बात को तो मानेंगे कि कुछ चीज़ों में मौलिक परिवर्तन सोच में उन्होंने पब्लिक के ला के दिया है। तो आज की तारीख में बनारस के लोग भी थोड़ा बहुत कूड़ा वूड़ा समझने लगे हैं, तो इंदौर तो साहब मतलब मैं मान के चलना हूँ कि बहुत ही सुधरी हुई जगह है। तो आपको बधाई और इस शहर के बाशिंदों को बधाई। और मुझे लगता है कि आप जब आप दूसरे लोग आते हैं आपके यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो आप एक मॉड्यूल उसमें ये भी उनकी ट्रेनिंग में डालिए, और ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों को वहाँ पर, कि कैसे अपने शहर के लोगों को अपनी शहर की सफाई ओन अप करने के लिए प्रेरित किया जाए। बहुत बढ़िया। आप यूएस की मशीन ले आइए, आप सबसे बेहतरीन आईएएस ऑफिसर ले आइए, लेकिन अगर शहर के बाशिंदे अपने ही घर को साफ करने के लिए ओन अप नहीं करेंगे तो शहर साफ नहीं होता। आपने कर दिखाया, और ये मैं इसीलिए आपसे ज़्यादा बधाई मैं शहर के बाशिंदों को दे रहा हूँ कि आपने कर दिखाया, और इसमें इनकी भूमिका आपसे बड़ी मैं मानता हूँ। लेकिन आपने इनसे वो काम करा लिया जिनको करते समय शायद इनको भी एहसास नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। तो आप अगर अपने मॉड्यूल्स में ये भी जोड़ें कि कैसे आपने इंस्पायर किया इस शहर को, कि ये शहर इंस्पायर्ड कैसे हुआ। आज एक छोटा बच्चा भी, मैं आता हूँ इंदौर में, मतलब जो एक शान में अपने बोलते हैं ना कि हमारा शहर, इसके पहले मैं कभी बात करता तो मैं खुद ही बोलता था कि भाई मैं तो इंदौर आता हूँ, मेरे लिए इंदौर सराफे से शुरू होता है और छप्पनगली पर ख़त्म होता है, मतलब वहीं पर खाने पीने के मामले में बनारसी आदमी आप जानते हैं यहीं पे होता है। लेकिन अब मुझे इंदौर को अगर गिनाना पड़ता है तो मेरे यूएसपी की लिस्ट में पहले वो आ जाता है, इंदौर भारत का सबसे साफ शहर। तो आज अगर मेरे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में सफाई सराफे के ऊपर आ गई है इंदौर के लिए, तो इसमें आप बहुत बधाई के पात्र हैं, और मेरे ख्याल से बाकी लोगों को आपको ये सिखाना चाहिए। इसमें साहब जो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, ये मतलब एक जो विषय आपने रखा है ये कि जनता के दिलो दिमाग में कैसे गया, ये बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें। कुछ जो प्रमुख मुझे लगते हैं कि फ्लैशबैक में जाता हूँ जो हमने एनालिसिस की, एक हम लोगों ने स्वच्छता की गाड़ियों में शान का गाना हम लोग का स्वच्छता का, उसकी टीआरपी शान की तो ठीक है इंदौर में, उसने युवा में बहुत इम्पैक्ट डाला, हर घर के बच्चे पे इम्पैक्ट डाला। वो गाड़ी बचती हुई जैसे आती, तो गाड़ी बेसिकली एक तरह का इंडिकेशन था, गाड़ी आ रही, कचरा लेके बाहर खड़े हो जाओ। तो बच्चे इतना जुड़ गए थे उस गाने से कि वो खुद ही मम्मी पापा को बोलते थे, मम्मी और गाड़ी आ गई चलो ले, खुद ही डस्टबिन उठा रहे। वो उत्साह कई घरों में देखने को मिला। दूसरा, स्कूलों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूल किट आई थी, मैं फिर धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को जिन्होंने बनाया था सर्वे टूल किट, वो उसमें स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बहुत काफ़ी नंबर, ठीक ठाक नंबर थे, 20-50 नंबर थे कुछ। तो हम लोगों ने हर स्कूल में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, हर स्कूल को कवर किया था। किसी न किसी एनजीओज का बहुत सारे एनजीओ उसमें एम्प्लॉय किए थे हम लोगों ने, बाकायदा पैसा पे किया था उन लोगों को। तो दूसरा मुझे ऐसा लगता है जो स्कूलों में जो बच्चों को हम लोगों ने किया, फिर उसमें कहीं विधायक जी जा रहे हैं, कहीं हमारी महापौर जा रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं हर स्कूल में, कहीं पार्षद जी जा रहे हैं। तो घर कचरा गाड़ी में ही डालना और गीला सूखा कैसे अलग करना, ये दो चीज़ पे हम लोगों ने फोकस किया था स्कूल पे। केवल 2 सब्जेक्ट थे उसमें। तो बच्चों की जो थोड़ा अवेयरनेस हुई इस स्कूलों में, मुझे लगता है कि उसने बहुत इम्पैक्ट डाला इसमें। और तीसरा, जैसा आपने बोला, इनिशियली हम लोगों ने जब लीटर बिल्स लगाना शुरू किए कमर्शियल एरियाज़ में, 100 मीटर पे लगाते थे हम लोग, तो लगभग अगर हम लोगों ने 2000 लगाए होंगे तो अगले 1 महीने के अंदर उसमें 700-800 या आग लग गई, उसमें कचरा डाल के लोगों ने आग लगा दी उसमें, या उसको तोड़ दिया लोगों ने। पर हम लोग भी बिना कुछ सोचे, हमारे लोग तो कैसा भी ये चल ही नहीं सकता है, ये नगर निगम के अधिकारी बोले, हम लोगों ने नॉन स्टॉप ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप फिर रिप्लेस करो पूरा। 700 अगर आग लगी है, टूटी है, अगर नहीं रिप्लेस, अगर वो नहीं काम करे, नहीं लगानी, रिप्लेस किया हम लोगों ने। और आज बढ़िया चल रही है, ना कोई आग लगती है, ना कोई टूटता है, कुछ नहीं होता है, वो एक्सेप्ट हो गया। वो कुछ खुराफाती लोग रहते हैं, चाहे वो मेट्रो ट्रेन रही होगी दिल्ली की,
उसमें कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं जो कि ये गड़बड़ी होती है, जिनकी वजह से धीरे धीरे वो भी थक जाते हैं, वो भी उनका भी माइंडसेट उस चीज़ से, व्यवस्था से जुड़ जाता है। तो ये यहाँ भी देखने को मिला। और तीसरा, मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। जो भी हम लोग करते थे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे हम लोग, कई जगह बहुत हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिए, दरोगाओं को गाड़ियां सबको दी, अपनी टीम को वायरलेस सेट सबके पास दिए, पहले सबको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और उनको इतना मजबूत बनाया कि अगर वो ये काम करने जा रहे हैं फील्ड पे, तो अगर उनके साथ कुछ झंझट हो रही है तो फिर हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना पहुंच जाए 10 मिनट के अंदर वहाँ के सामने जो उसका बदतमीजी हो रही है वो सब न्यूट्रलाइज हो जाए। उस मामले में भी काफ़ी हम लोगों ने अपनी टीम को स्ट्रांग बनाया। बहुत सारी हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं बतलाऊँ फ्रेंकली आपको, पुलिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती थी उस समय। वो नगर निगम के हमारे वाल्मीकि समाज के लोग ही सब निपट सुलझ लेते थे सब। तो ग्रेजुअली लोगों ने भी एक्सेप्ट किया उसको। कई जगह ये बात भी आई कि ये वाल्मीकि समाज बदतमीजी कर रहा है, फिर ये मीडिया ने उसमें फिर पक्ष रखा हम लोगों का। उसमें मैं हेमंत भाई को भी धन्यवाद दूंगा, एडिटर थे उस समय भास्कर में, और मेरे बहुत सारे मीडिया के दोस्त बैठे हैं यहाँ पर जो जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ये लोग भी मतलब ब्रांड एम्बेसडर थे सब लोग। वहाँ राजेश गोयल जी बैठे, अरविंद तिवारी जी हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ जैकेटी जी ने बहुत लिखा, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो जिन लोगों ने सब बहुत किया है यहाँ पर। तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लोगों के जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो अखबार पढ़ रहा है, उसके दिमाग में बात बैठाना और उसके थ्रू माउथ पब्लिसिटी से फ्लो होना। टाइम लगता है, 6 महीने लगते होंगे, 8 महीने लगते होंगे। मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था, और मीडिया ने मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उस समय बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। कई सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस हम लोगों के जो क्रिटिसाइज हो सकते थे, पर चूंकि शहर हित में हो रहे थे वो, और लोगों ने उसको, मीडिया ने माना नहीं ये शहर के लिए जरूरी है ये चीज़ होना, तो मीडिया ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया और जनता ने एक्सेप्ट किया उसको। तो ये बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी रहा उसमें। सबसे पहले तो मैं आपको और उन सब लोगों को जिन लोगों ने इंदौर को 5 बार, 1 से 5 बार स्वच्छ सिटी बनाया देश की, बधाई देना चाहूँगा, चाहे वो विद गवर्नमेंट और विदाउट गवर्नमेंट। आपने शुरुआत में सेशन में कहा कि इस शहर के लोग बड़े परेशान हो गए थे गंदगी से, इसलिए ये मूवमेंट शुरू हुआ। 2 चीज़ और है ऐसी हैं जिससे इस शहर के लोग परेशान हो गए, शायद आपकी तवज्जो उस पर जाए। पहली चीज़ है सिटी का ट्रैफिक, और दूसरा सिटी की सड़कों पे कुत्तों का होना। इस सिटी को, इस शहर को और लिवेबल और लाइकेबल बनाने के लिए अगर इन 2 चीज़ों में सुधार हो तो शायद ये इंदौर सिर्फ स्वच्छता के लिए नहीं बल्कि और भी कई चीज़ों के लिए जाना जा सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने। नहीं सिर्फ बोलिए। हेलो, आप तो रोज ही क्वेश्चन पूछते हो यार। नहीं कोटवानी जी, आज बाहर से जो लोग आए हैं वो उनकी क्वेरीज पूरी हो जाए तो ज्यादा उनको, इसलिए मौका उनके लिए। नमस्ते सर। मेरा प्रश्न सर, आप सर्वप्रथम तो आपको बधाइयाँ कि इंदौर लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पर आया। सर, विजिबल डिफरेंसेस काफ़ी सारे लोग बाहर के भी आए जो देख रहे हैं, वो विजिबली दिख रहा है कि जो सफाई है हमारे इंदौर की। लेकिन सर, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो शहर के मध्य एकदम नदी भी जो बह रही है वो भी कहीं ना कहीं अगर साफ हो तो सफाई और ज़्यादा दिखेगी? और इस पे आपके क्या विचार है, नदी का साफ होना और शहर की सुंदरता, शहर का साफ होना कितना सिमिलर है? देखिए, ये भी स्वच्छता का एक पार्ट है ये, और नदी का पानी साफ हो चुका है। नदी में अगर आप देखेंगे आज जो भी सरस्वती नदी है, कान नदी है, इसमें जो भी पानी बह रहा है ये ट्रीटेड वाटर बह रहा है। अगर आप उसका BOD COD रोकेंगे, अगर आप वियर बना देंगे तो उसमें मछलियाँ भी हो सकती हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन इतनी है उसमें। क्योंकि कई 100-125 साल से उसमें सीवेज का पानी बहता आ रहा है, 100 साल से बह रहा होगा, तो उसके नीचे का जो स्ट्राटा है, सिल्ट फॉर्मेशन बहुत हो गया है और स्ट्राटा ब्लैक हो चुका है। सीवेज बहुत एसिडिक रहता है तो पूरा ब्लैक हो चुका है नीचे, इसलिए जो ये फ्रेश वाटर टाइप का ट्रीटेड वाटर बह रहा है इसमें वो चीज़ एकदम विजिबल आपको शायद दिख नहीं रही होगी, पर हाँ अगर वो नीचे की सिल्ट सब हटा दी जाए और उसका ब्यूटिफिकेशन हो जाए, बैंक्स का ब्यूटिफिकेशन हो जाए, तो डेफिनेटली जो आप बोल रहे हो वो अचीव हो सकता है। पर जहाँ तक पानी की बात है, वाटर प्लस शहर हो चुका है। वाटर प्लस का तात्पर्य ये होता है कि जितने भी सीवेज घर से निकल रहा है वो सीवर लाइंस के माध्यम से सीधे ट्रीटमेंट प्लांट पे जा रहा है, और ट्रीटमेंट प्लांट के बाद ही वो वाटर बॉडीज में जा रहा है या रिसाइकिल हो रहा है वो। तो इंदौर ने वो अचीव कर लिया है। यहाँ पर सरस्वती कांड में कोई डायरेक्ट आउटफ्लो नहीं है सीवेज का, कोई नाला आके ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें सीवेज आके मिल रहा हो उसमें, और जो उसमें पानी बह रहा है वो जितने 7-8 डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हुए हैं कान और सरस्वती किनारे, अभी पिछले 6-8 महीने साल भर में ही कमीशन हुए हैं सब वो।
चालू हुए हैं, रिसेंट अभी का एक्टिविटी है ये, उनसे ट्रीटमेंट के बाद ही पानी उसमें आ रहा है, ट्रीटेड वाटर ही जा रहा है नालों में। पर उसको थोड़ा अगर ब्यूटिफिकेशन थोड़ा कॉस्टली रहता है वो, पर जहाँ तक गंदे पानी की बात थी कि सीवेज के वाटर जो फ्लो होता था वो बंद हो चुका है, कान सरस्वती से बिल्कुल बंद हो चुका है वो। तो आखिरी सवाल कोई और हो तो ले लें, क्योंकि अब निकलना है। हेमंत भाई, एक ऑब्जर्वेशन है और मुझे लगता है कि ये सचमुच हम लोग जो बाहर से आए हैं उन सबको जानना चाहिए। आज सुबह मैं खजराना गणेश जी के दर्शन करने गया और मैं इससे पहले 2014 में आया था। ये जो अद्भुत बदलाव है, मतलब जिस तरह से वहाँ पार्किंग की व्यवस्था, दुकानों की व्यवस्था, जो नई दुकानें मंदिर के इर्द गिर्द बनी है, जो पार्क बना हुआ है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने कहा कि मंदिर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सफाई के साथ, आपको व्यवस्था के साथ, और जब आप कहते हैं कि इंदौर में 56 है तो 56 मैंने गिना, वहाँ 56 उसकी प्रसाद की भी दुकानें हैं। तो 56 आप जब फूड जॉइंट्स पे जाते हैं तो आप खजराना गणेश जाएंगे तो वहां भी मिलेंगी। और सचमुच मुझे लगा कि अगर इस तरह से दर्शन करने की व्यवस्था किसी शहर में है तो श्रद्धालु आएगा, आस्थावान लोग आएंगे तो बहुत कुछ आस्था भक्ति के साथ और भी सीख के जाएंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, बताना जरूरी लगा। धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, एक अच्छी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तो शायद बताएंगे नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। खजराना गणेश मंदिर की जो पूरी व्यवस्था आपने देखी है, जो वो सारी मतलब पार्किंग वाला और मंदिर का डेवलपमेंट सारा, वो सब भी मनीष भाई के ही हाथों हुआ है। और इसके अलावा एक और मंदिर है रंजीत हनुमान मंदिर, वो भी बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। वहां की भी पूरी व्यवस्था, वहां भी बड़ी ऐसी स्थिति थी, उसको भी पूरा ठीक करने का पूरा जिम्मा आपने लिया। आप ये दोनों जगह के बारे में छोटा सा ब्रीफ आप जरूर बता दें मनीष भाई। देखिए, मेरा मानना भी यही है कि जो धर्मस्थल रहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ अच्छी व्यवस्था है धर्मस्थल में कि लोग श्रद्धालु जाके बैठ सकें, वहाँ पर अच्छे दर्शन हो जाए उनके, और धर्मस्थल कहीं ना कहीं मन में शांति के लिए। बहुत बार कई ऐसे व्यक्ति भी जो धर्मस्थल जा चले जाते हैं, अगर वो कोई क्राइम कर सकते हैं तो क्राइम नहीं करते हैं। वो इस तरह का मनस्थिति परिवर्तन होता है धर्मस्थलों में। और खजराना गणेश मंदिर यहाँ के राजा हैं हमारे, उनको राजा, जैसे महाकाल भगवान को जैन का राजा बोला जाता है, ऐसे ही यहाँ के हमारे खजराना गणेश जी हैं। और एक जो दूसरे मंदिर का जिक्र किया हेमंत भाई ने, रंजीत हनुमान बाबा का, वो भी बहुत शक्तिशाली हनुमान जी की वहाँ पर शक्ति है वहाँ पर। और धर्मस्थलों का होना बहुत ज़रूरी है अपने मनस्थिति को ठीक करने के लिए, मन की शांति के लिए और अच्छे विचारों के लिए। तो हाँ कोटवानी जी बोलिए। अच्छा, नहीं दीजिए, बोलिए। हाँ कोटवानी जी, पूछिए साहब। आज की जो लोगों की बात सुनी उसमें से एक चीज़ मुझे भी ज़रूर समझ में आई, और मनीष जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि धर्म स्थल की जगह इंदौर यूनिवर्सिटी में कचरे का ट्रेनिंग कोर्स शुरू करवा दें, ताकि दुनिया के लोग यहाँ आकर सीख सकें। बहुत अच्छी बात बोली है आपने। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं अर्बन, DS मिश्रा सर, वो भी इंदौर आए थे 3-4 महीने पहले, 5 महीने 4 महीने पहले। और उस समय उनकी IIM के डायरेक्टर साहब से, हिमांशु जी से मीटिंग कराई थी, मैंने ही मीटिंग कराई थी। उनको यही रिक्वेस्ट उन्होंने किया था कि IIM इंदौर में इसके लिए एक आप एक मॉड्यूल्स बनाइए जिसमें कि ट्रेनिंग हो सके और फिजिकल एक्चुअल ट्रेनिंग भी हो सके, फील्ड ट्रेनिंग भी हो सके। पूरा प्रस्ताव बन के यहाँ से वहाँ दिल्ली जा चुका है, और यूनिवर्सिटी की जगह पे IIM इंदौर में ये पूरा प्लानिंग हो रही है इस तरह के मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग की। कोई 3 महीने का होगा, कोई 1.5 महीने का होगा, कोई 7 दिन का होगा, इस प्रकार के मॉड्यूल्स बन रहे हैं वहाँ पर। दूसरा, जो बाहर से लोग आए उनको एक जानकारी दे दूं, 1868 में इंदौर में गंदगी से त्रस्त होकर इंदौर के लोग जब महाराज के पास गए, तब 1870 में नगर निगम का जन्म हुआ। इंदौर का जन्म ही गंदगी के कारण हुआ, नगर निगम का। तो ये तमंगा तो हमको मिलना ही था। मैं बाहर से आए हमारे अतिथियों को बतलाऊंगा कि जो मैंने जिक्र किया था कि PIL लगी हुई थी 15 में, और कलेक्टर म्युनिसिपल कमीशन की पेशियां होती थी, वो PIL लगाने वाले ही हमारे आदरणीय कोटवानी जी थे। चलो ठीक, कोटवानी जी बाहर के गेस्ट भी आए हैं। आखिरी एक शब्द आपसे निवेदन करूंगा जो मुझे बार बार चुभता है। 78 करोड़ से हमने ये सफाई शुरू की थी, 250 करोड़ पे पहुंच गई है। मेरा इसमें आकलन था कि 600 करोड़ आमदनी होना चाहिए। यदि ये मॉडल खड़ा कर देंगे तो पूरा देश क्या दुनिया साफ हो जाएगी।
चलिए बैठे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बाकी सब लोगों का भी बहुत धन्यवाद। मैं अनिल सौमित्र जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और मनीष जी का स्वागत करें। अनिल सौमित्र जी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वर्धा से आए हैं, प्रोफेसर हैं और पूरी टीम इनके साथ आई है सर। वो अंगवस्त्र भी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।